हेलो 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 ओके। सो हेलो एवरीवन, आज हम मॉडर्न फिजिक्स लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं एंड आई होप कि आप सबने लेक्चर नंबर 1 कंप्लीटली देखा है, जिसे हमने शुरू किया था विद द हिस्ट्री ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड द ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, कि कैसे मैक्स प्लैंक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को के कर्व को रीड करते हुए कैसे उन्होंने एक नई थ्योरी दी और साथ में किस तरह से एक नया कांस्टेंट इन्वेंट हुआ जिसका कि नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसे हम आज भी यूज़ कर रहे हैं एंड हमेशा यूज़ करने वाले हैं। साथ में वीडियो के एंड पे हमने बहुत सारे बेसिक्स डिस्कस किए जो कि हम मॉडर्न फिजिक्स के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हम लगातार यूज़ करेंगे। तो वो कुछ बेसिक्स जो भी होने वाले हैं वो हमने लेक्चर नंबर 1 पर डेवलप किया है। और आज के इस लेक्चर की बात करें तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक और बोल सकते हैं एक बहुत बड़ा इन्वेंशन। तो इसके बारे में हम बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे, हर एक चीज़ को देखेंगे, पहले बहुत स्मार्ट वे पे हिस्ट्री समझेंगे कि कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे चला, क्या क्या हुआ प्रोसेस में, और थ्योरी के लिए जो भी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट हैं बिल्कुल अच्छी तरह से हम वो आज के इस वीडियो पे कवर करेंगे। एंड देन फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर, अगले लेक्चर से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं एंड साथ में कुछ और नया थ्योरी ऐड करेंगे जो कि हमारे मॉडर्न फिजिक्स के लिए रिक्वायर्ड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को और सबसे पहले बात करते हैं कि ये एक्चुअल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या? तो फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअल में है क्या। अगर इसके बारे में बात करें तो आप सपोज मान लीजिए कि एक मेटालिक बॉडी है। आप मानिए कि एक मेटालिक बॉडी, ठीक है। अब क्या हुआ, ये लेट 1890s के बाद की है, या फिर बोल सकते हैं 1880s से 1890 के बीच की बात है कि ऑब्जर्व किया गया हेनरिच क्वार्ट्ज के द्वारा ऑब्जर्व किया गया कि जब भी इस पे उन्होंने लाइट गिरते हुए देखा, जब उन्होंने इस पे एक लाइट गिरते हुए देखा तो क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, इस मेटालिक बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। तो उन्होंने ये रेडिएशंस जब उस पे गिरते हुए देखने को मिला उन्हें, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। तो फिर यहाँ से हमें समझ में आया कि अगर किसी मेटालिक बॉडी पर अगर हम लाइट गिराते हैं तो लाइट गिराने से उससे इलेक्ट्रॉन्स भी एमिट हो सकते हैं, और इसी प्रोसेस का नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर हमें यह समझना है कि एक ये प्रोसेस है जिससे कि हम किसी भी मेटालिक बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर सकते हैं यूजिंग लाइट। तो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने के बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेस हो सकते हैं। आप फील्ड की मदद से कर सकते हो, हीट की मदद से कर सकते हो, और साथ में अब हम समझ रहे हैं कि लाइट की मदद से भी हम इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर सकते हैं किसी मटेरियल से। तो ये प्रोसेस हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। तो मैं अगर आपको बोलूं कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो अगर आप उसको एक लाइन में कहना चाहें तो आप बोलेंगे कि इट इज अ प्रोसेस in which electrons can be taken out. Electrons can be taken out of metallic bodies. Electrons can be taken out from metallic bodies using light. तो लाइट की मदद से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर लाने के लिए जो प्रोसेस देखने को मिल रहा है, इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया गया। तो ये काफ़ी अच्छा खोज था और काफ़ी इस पे बात करने वाला और इस पे एक्सपेरिमेंट करने वाला खोज था, बिकॉज ये हमें एक नया प्रोसेस देखने को मिल रहा था। तो फिर इसके बारे में स्टडी किया गया, फिर इस सेटअप को अलग से बनाया गया और देखा गया कि इसके अंदर क्या ऑब्जर्व करने को मिला। बिकॉज लाइट को अभी तक लाइट को हमने एज अ वेव मानते हुए काम किया था।
लाइट को अभी तक हमने एज अ वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मानते हुए काम चल रहा था, बिकॉज इसके पहले जो भी एक्सपेरिमेंट्स हुए थे चाहे वो डिफ्रैक्शन के हो जाएं या फिर यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स हो या फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हमने देखने को मिले जो कि आप बोल सकते हैं कि वेव बिहेवियर ऑफ लाइट के बारे में बता रहे थे हमें। तो अभी भी हम लाइट को एज अ वेव मानते हुए चल रहे थे और हमने देखा कि जब इस पे लाइट गिरा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ निकलते हुए देखने को मिले। तो बिल्कुल सही है, ये ऑब्जर्वेशन हुआ। तो फिर वेव थ्योरी के हिसाब से, क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से क्या प्रेडिक्शन थी कि यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, उनके हिसाब से क्या प्रेडिक्शन थी, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से तो ये एक वेव था, लाइट एक वेव था। तो उनका कहना क्या था? उनका कहना क्या था कि यहाँ पर ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ निकल रहे हैं लाइट गिराने से, ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ निकल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इंटेंसिटी पर डिपेंड करने वाले हैं। मतलब बिकॉज हमें पता है कि वेव की जो इंटेंसिटी है, कितनी एनर्जी गिर रही है पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, दैट इज इंटेंसिटी। कितनी एनर्जी गिर रही है पर यूनिट एरिया। अगर ये एक यूनिट एरिया लूं तो इस यूनिट एरिया पे कितनी एनर्जी गिर रही है पर यूनिट टाइम, दैट इज इंटेंसिटी। इसी को इंटेंसिटी बोल रहे हैं। तो हमें ये बात समझ में आया कि जितनी ज्यादा रेडिएशंस गिराओगे आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स उतनी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करते हुए वो अपने जो भी अंदर पे फोर्सेस वगैरह लग रहे हैं उससे आउटकम लेते हुए वो बाहर की तरफ आ जाएंगे। तो ये प्रेडिक्शन था हमारे वेव थ्योरी का कि उन्हें ये लगा कि हम इंटेंसिटी के ऊपर चीज़ों को डिपेंड करेंगे। फ्रीक्वेंसी, इस लाइट की क्या फ्रीक्वेंसी है वो मैटर नहीं करेगा। इनका कहना क्या था कि किस फ्रीक्वेंसी से लाइट को गिरा रहे हो ये मैटर नहीं करेगा। बिकॉज फ्रीक्वेंसी तो ठीक है, हमें पता है कि लाइट की कुछ फ्रीक्वेंसी है, बट कितनी एनर्जी गिर रही है पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये जो इंटेंसिटी है, इनके वेव थ्योरी के हिसाब से तो हमें पता है कि एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के स्क्वायर के ऊपर ये इंटेंसिटी लाइट का डिपेंड करता हुआ हमें देखने को मिल रहा था। बिल्कुल सही बात है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इस वजह से तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता हुआ देखने को मिलेगा इंटेंसिटी। तो एम्पलीट्यूड जितना बढ़ाओगे आपको क्या देखने को मिलेगा, इंटेंसिटी उतनी बढ़ गई। फ्रीक्वेंसी वगैरह नहीं भी चेंज करते हो, कोई भी फ्रीक्वेंसी लगा देते हो, बट अच्छी खासी एम्पलीट्यूड की लगाओगे, तो इनका प्रेडिक्शन था कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जरूर बाहर निकलेंगे। क्यों बाहर निकलेंगे? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए एनर्जी, और एनर्जी पर यूनिट एरिया पे अगर हमें बढ़ाकर गिराना है, तो ये बात उन्हें समझ में आई कि बिल्कुल सही बात है, कुछ भी फ्रीक्वेंसी का लगाओ, इंटेंसिटी बढ़ा दो, अच्छी खासी इंटेंसिटी लगा दो, तो इंटेंसिटी अच्छी खासी लगाने पर इलेक्ट्रॉन्स को अगर सफिशिएंट एनर्जी मिल जाएगी तो वो बाहर आ जाएंगे। वो उनका कहना था, पहला कहना तो उनका ये था। फिर साथ में वेव थ्योरी के हिसाब से कहना ये भी था कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स या फिर जब ये लाइट इस पे गिरेंगे तो ये एनर्जी आके वेव फ्रंट के फॉर्म पे डिस्ट्रीब्यूट होगी। बिकॉज ये वेव है ना, तो वेव है तो ऐसा आया, अब ये हर जगह क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब डिस्ट्रीब्यूट होने पर एक माइनर सेकेंड तो लगेगा, वेव चलती हुई आ रही है, अब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा अमॉन्ग द बॉडी। तो उनका कहना था कि कुछ सेकेंड्स का यहाँ पर लैग लगने वाला है। मतलब इस प्रोसेस को होने के लिए जब हमने लाइट गिराया और लाइट गिराकर इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की तरफ निकाला, तो इसके लिए हमें एक कुछ मेजर सेकेंड हमें लगने वाले हैं, कुछ सेकेंड्स लगने वाले हैं इस प्रोसेस को होने के लिए। ये सेकंड उनका अजम्पशन था कि ऐसा होना चाहिए, बिकॉज ये वेव आ रही है, वेव जब आकर गिरेगी तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स, और जब ये वेव फ्रंट्स के फॉर्म पे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी तो ज़रूर हम ये बोल सकते हैं कि कुछ सेकेंड्स लगेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ सेकेंड्स लगेगा। ये कहना था क्लासिकल थ्योरी का, ये अजम्पशन था। तो ये दो अजम्पशंस वो लेकर चल रहे थे, और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर चीज़ें डिपेंड नहीं करेंगी, आप इंटेंसिटी बढ़ा दो। और इंटेंसिटी कैसे बढ़ाएं? एम्पलीट्यूड को बढ़ाते हुए। ये
लाइट को एज अ वेव मानते हुए ये प्रेडिक्शन थी हमारी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमें ये देखने को मिलेगा। तो चलिए एक बार रीड करते हैं कि हमारे क्या प्रेडिक्शंस थी। तो प्रेडिक्शन ऐसी थी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन शुड बी प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। मैं अभी सिर्फ इतनी बातें आपको रीड करने के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ इतनी बातें रीड करने के लिए बोल रहा हूँ। फिर आप वीडियो पॉज करके एक बार पहले इतनी बातें रीड कीजिए एंड देन उसके बाद नीचे के पैरे को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। बट पहले आप ऊपर के लाइंस को सिर्फ ध्यान दीजिए कि वहाँ पर क्या बोला जा रहा है। तो इनका कहना था कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज आपने जो एनर्जी दी है, आपने जो एनर्जी पर यूनिट एरिया गिराई है, वो इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स उसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करने के बाद जब वो बाहर की तरफ निकलेंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी, वो जो बची हुई एनर्जी जो एब्जॉर्ब किए हैं, वो बोल सकते हैं कि वो बाहर की तरफ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म पर लेकर निकलने वाले हैं। मतलब आपने कुछ एनर्जी गिराई, इन्होंने कुछ एनर्जी ली और फिर जब वो बाहर की तरफ निकल रहे हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म पे उस लिए हुए एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में यूज करेंगे और बाहर की तरफ निकल जाएंगे। ये इनका कहना था। और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सिर्फ इनका कहना था कि ये डिपेंड करेगा इंटेंसिटी पे या फिर वेव के एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करने वाला है, ना कि फ्रीक्वेंसी पे। ये इनका कहना था, ठीक है, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझना है। सेकंड क्या था? द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शुड ऑकर फॉर एनी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी पर ये बात नहीं कर रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी पर बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। इनका कहना है कोई भी फ्रीक्वेंसी गिराओ, प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इंटेंसिटी, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट की इंटेंसिटी अच्छी बढ़ा दो एम्पलीट्यूड को बढ़ाते हुए, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर फोटो एमिशन आपको देखने को मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हुए देखने को मिल जाएंगे। ये क्लासिकल थ्योरी का प्रेडिक्शन था। और तीसरा, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन शुड बी एमिटेड इन अ टाइम इंटरवल ऑफ ऑर्डर ऑफ सेकेंड्स। मतलब कुछ छोटा मोटा सेकेंड्स लगने वाला है, कुछ छोटा मोटा सेकंड्स लगने वाला है आफ्टर द रेडिएशन बिगिंस टू स्ट्राइक द सरफेस। तो जब सरफेस को हिट करता है, हिट करने के बाद कुछ सेकंड्स लगेंगे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने के लिए, बिकॉज एनर्जी वेव फ्रंट्स के फॉर्म पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये वेव थ्योरी का कहना था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, ये वेव थ्योरी का कहना था। तो ये मानकर चल रहे थे। बट जब उन्होंने वापस से इन सारी चीजों को देखा, जब उन्होंने ये वापस से इन सारी चीजों को देखा एक्सपेरिमेंटली, तो क्या ऑब्जर्व हुआ? क्या ऑब्जर्व हुआ? उन्होंने ऑब्जर्व कुछ ऐसा किया, उन्होंने ऑब्जर्व कुछ ऐसा किया कि एक फिक्स्ड वेवलेंथ के लिए और फ्रीक्वेंसी के लिए the maximum kinetic energy of emitted photons is totally independent of the intensity of the source। मतलब इंटेंसिटी को, फ्रीक्वेंसी को क्या किए, अब उसी फ्रीक्वेंसी के लिए आप इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ाते गए। एक्सपेरिमेंट में क्या देखने को मिला ये बता रहा हूं मैं। एक्सपेरिमेंट में पहले कहना ये था कि जो काइनेटिक एनर्जी के साथ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, वो जितनी इंटेंसिटी बढ़ाओगे आप उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ वो बाहर निकलेंगे। ये वेव थ्योरी का कहना था। बट प्रैक्टिकली क्या देखा गया? प्रैक्टिकली ये देखा गया कि हमने फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखा, जैसा कि हम फ्रीक्वेंसी पर बात ही नहीं करना चाहते थे, तो फ्रीक्वेंसी को उन्होंने फिक्स रखा और साथ में इंटेंसिटी को अच्छा खासा बढ़ाया, इंटेंसिटी को बहुत अच्छा खासा बढ़ाया। तो जब उन्होंने इंटेंसिटी को अच्छा खासा बढ़ाया तो उन्हें कोई फर्क नजर आता हुआ नहीं दिखा। उन्हें जो पहले काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, उसी काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स अभी भी बाहर निकलते हुए देखने को मिल रहे हैं, चाहे हमने इंटेंसिटी बढ़ा भी दी, फर्क नहीं पड़ा। पहला इंपॉर्टेंट कंक्लूजन उन्हें ये देखने को मिला। तो ये बोल सकते हैं कि पहला फेलियर हुआ वेव थ्योरी का। ये पहला फेलियर हुआ बिकॉज वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग इस चीजों पर डिपेंड करनी चाहिए थी, बट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इन चीजों पर चीजें डिपेंड नहीं कर रही हैं। आई होप ये बात आपको पहला पॉइंट समझ में आया होगा। अब देखिएगा दूसरा पॉइंट, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट ऑकर्स इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज बिलो अ सर्टेन वैल्यू। तो दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या देखने को मिला? उनका कहना था किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराओ, इंटेंसिटी अच्छी खासी रख दो, बाहर आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। बट क्या देखने को मिला? क्या देखने को मिला कि जब उन्होंने फ्रीक्वेंसी कम की और कम करते गए, तो उन्होंने देखा कि एक फ्रीक्वेंसी के बाद और अगर फ्रीक्वेंसी को कम कर रहे हैं हम,
तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स या फिर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर नहीं आ रहे हैं। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था जो कि वेव थियरी को कंट्राडिक्ट कर रहा था कि वेव थियरी का कहना तो ऐसा नहीं था, वेव थियरी के अकॉर्डिंग तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट हमने क्या देखा कि ऐसा हो रहा है। तो ये बोल सकते हैं सेकंड कंट्राडिक्शन आ गया लाइट के वेव थ्योरी के ऊपर। दूसरा और तीसरा क्या था? तीसरा ये था कि उन्होंने कहा था कि जब सरफेस पे लाइट गिरेगी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा डिस्ट्रीब्यूट होने पर, तो वो जो मेजर सेकंड माइनर सेकंड लग रहा है वो लगना चाहिए था। बट यहाँ पर क्या देखने को मिला कि फर्स्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड वर्चुअली इंस्टेंटेनियसली विद इन 10⁻⁻⁹ सेकेंड्स। मतलब इतने नैनो सेकेंड्स के अंदर आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हुए देखने को मिल रहे थे। मतलब कोई डिले भी नहीं देखने को मिला, कोई डिले भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा था। तो ये तीन इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं ऑब्जर्वेशन देखने को मिली। ये आपकी वेव थ्योरी थी, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग ये तीन चीजें होनी चाहिए थी, ये तीन से चीजें होनी चाहिए थी क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से। बट जब एक्सपेरिमेंटली चीजें देखी गई, इन द एक्सपेरिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वेयर वेल नोन बाय द ईयर ऑफ 1902। इंपॉर्टेंट है आगे के लिए 1902। हाउ डिड प्रेडिक्शन ऑफ द क्लासिकल थ्योरी कंपेयर विद द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट? तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के साथ क्लासिकल थ्योरी में क्या डिफरेंस आता हुआ देखने को मिला, ये आप समझ रहे होंगे, ये आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? तो अब जब ये एक्सपेरिमेंट देखने को मिला तो सब परेशान थे। अब सब परेशान हो गए कि एक्चुअल में ये हुआ क्या, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग तो होना ऐसा चाहिए था, बट एक्चुअल में ये हुआ क्या। तो सारे साइंटिस्ट खोज में लग गए कि इसे हम कैसे एक्सप्लेन करें, हम इसे कैसे एक्सप्लेन करें। सारे साइंटिस्ट इस चीज पर खोज पे लग गए कि इन सारी चीजों को कैसे एक्सप्लेन करें कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। बिकॉज एक्चुअल में थ्योरी तो ऐसे ही बनती है ना कि एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर सारे मिलकर अपने अलग अलग थ्योरीज देंगे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होने पर ऐसा होगा, एंड उसके हिसाब से जो थ्योरी सबसे अच्छी परफेक्ट बैठती है, जो कहीं पर भी कंट्राडिक्ट नहीं होती है, वो हमारे लिए एक बोल सकते हैं मेन थ्योरी की तरह हम देख सकते हैं उसे। तो ऐसी थ्योरी बनाई जा सकती है। तो अब जब ये परेशानी देखने को मिली, जब ये परेशानी देखने को मिली और इसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा था, जब इसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा था तो फिर कुछ इंटरेस्टिंग शुरू होने वाला था। अब कुछ इंटरेस्टिंग शुरू होने वाला था, तो चलिए बात करते हैं कि वो इंटरेस्टिंग चीजें क्या थी। तो चलिए अब शुरू करते हैं द स्टोरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टोरी के बारे में चलिए थोड़ा सा बात करते हैं। क्या हुआ प्रोसेस में, कैसे ये सारी चीजें खोजी गई और कैसे इन्होंने हर एक चीज को एक्सप्लेन किया, इसके बारे में बात करेंगे। और फिर उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, क्या हमें याद रखना है, वो वीडियो के एंड पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आते हैं, अब शुरू करते हैं स्टोरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो अभी तक आपको ये बात समझ में आ गई है कि वेव थ्योरी के थ्रू जो तीन चार बातें थी वो कुछ प्रेडिक्ट कर रहे थे, बट जब एक्सपेरिमेंट्स हुए तो वो बिल्कुल डिफरेंट रिजल्ट दे रहे थे उसके अकॉर्डिंग। तो वो जो फेलियर वेव थ्योरी को देखने को मिला, उसे एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, बट अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तब वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन चीजों को नहीं कर पाए। तो फिर क्या होता है, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 मैंने यहां पर आपको 1902 पर ये एक्सपेरिमेंटल जो भी चीजें हुई हैं उसके बारे में चीजों को बताने की कोशिश की है। 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कुछ इंटरेस्टिंग स्टेट किया, कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ इंटरेस्टिंग बातें उन्होंने कही, और उन्होंने सहारा लिया इससे 5 साल पहले, 1905 से 5 साल पहले हुए चीज के बारे में। वो 5 साल पहले क्या हुआ था सर, 1900 में क्या हुआ था? तो 1900 में जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में चीज़ों के बारे में बताई कि 1900 में एक्चुअल में वो जो प्लैंक्स ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बात की थी, और उन्होंने कहा था कि जो रेडिएशंस निकल कर आ रहे हैं, ये जो रेडिएशंस उस ब्लैक बॉडी से निकल के आ रहे हैं वो कंटिन्यूस फॉर्म पे नहीं है, उनकी जो एनर्जी है वो कंटिन्यूस फॉर्म पे नहीं है, वो कुछ डिस्क्रीट फॉर्म पर एनर्जी निकल कर आ रही हैं। और वो जो डिस्क्रीट फॉर्म की एनर्जी है
वो किस तरह से डिपेंडेंट है, वो किस फॉर्म पर हो सकती है। तो उन्होंने बताया था, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, उन्होंने बताया था कि वो एनर्जी जो होती है वो सम फैक्टर इंटीजर टाइम्स ऑफ एच टाइम्स ऑफ म्यू के अकॉर्डिंग एनर्जी बाहर निकल रही थी। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन में बताया गया था कि n यहाँ पर इंटीजर है 1 2 3 4 5 6 एंड h म्यू के फैक्टर से एनर्जी ब्लैक बॉडी रेडिएशंस निकाल सकता है। हर तरह की एनर्जी आपको नहीं देखने को मिलेगी, वो अलग अलग पैकेट के फॉर्म पे, डिस्क्रीट फॉर्म पर एनर्जी निकल कर आ रहा था। तो 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कुछ स्टेट किया और उन्होंने सहारा किसका लिया, आइडिया किससे लिया, 1900 पे हुए ब्लैक बॉडी रेडिएशंस वाले एक्सपेरिमेंट पे। तो आइंस्टाइन का क्या कहना था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो उन्होंने वही बात कही कि ये जो जो एनर्जी लाइट से गिरते हुए आपने को देखने को मिल रही है वो कंटिन्यूअस वेव के फॉर्म पे नहीं है। ये जो लाइट के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हम गिरा रहे हैं इस मेटालिक बॉडी पर, वो कंटिन्यूअस फॉर्म पे एनर्जी दे ही नहीं रहा है सर, वो वेव के फॉर्म पे एनर्जी दे ही नहीं रहा है। उनका कहना यह था कि जो एनर्जी हमारे लाइट के साथ गिर रही है, जो एनर्जी जो लाइट के अंदर से आ रही है, वो वेव के फॉर्म पे ट्रांसफर होते हुए नहीं आ रही है, वो कंटिन्यूअस फॉर्म पे ट्रांसफर होते हुए नहीं आ रही है। उनका कहना था कि ये एक पैकेट्स के फॉर्म पर आ रही है, डिस्क्रीट फॉर्म पर आ रही है। तो वो कुछ पैकेट्स और बोल सकते हैं बंडल्स के फॉर्म पे ये एनर्जी देखने को मिल रही है। ये आपको एज अ वेव नहीं, आप इसको एज अ पैकेट की तरह देख सकते हैं कि कुछ पैकेट के फॉर्म पे आ रहा है, डिस्क्रीट फॉर्म पे आ रहा है। आप उसको एज अ पार्टिकल देख सकते हैं कि कुछ एक पार्ट है जो कि एनर्जी कैरी कर कर आ रहा है। आप उसको वेव की तरह मत देखिए, उन्होंने कहा कि आप इसे एज अ पार्टिकल देखिए और वो पैकेट्स को एज अ पार्टिकल देखिए, और वो पार्टिकल एनर्जी कैरी करता हुआ आ रहा है और वो पार्टिकल की तरह ही इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। और ये जो टकराना होता है ये बहुत इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, ये टकराना काफ़ी इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। तो इस वजह से यहाँ पर टाइम डिले भी नहीं देखने को मिल रहा है, ये तुरंत ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जा रहे हैं। आइंस्टाइन का ये क्लेम था कि उन्होंने बोला कि आप लाइट के जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म पर एनर्जी के बारे में उन्होंने डाउट की। उन्होंने बोला कि यहाँ पर जो लाइट आ रही है, जिस भी फ्रीक्वेंसी की आ रही है, जिस भी इंटेंसिटी की लाइट आ रही है, वो जो एनर्जी कैरी करते हुए आ रही है, वो एनर्जी जो है वो पैकेट्स के फॉर्म पर आ रही है, वो वहाँ पर कंटिन्यूअस फॉर्म पे नहीं आ रही है। उनका कहना था ये बिल्कुल भी कंटिन्यूअस फॉर्म पे नहीं आ रही है। तो पैकेट्स के फॉर्म पर जब आ रही है तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है, एज अ पार्टिकल ले सकते हैं कि कुछ पार्टिकल एज अ एनर्जी कैरिंग पार्टिकल्स आ रहे हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ एज अ कोलिजन कर रहे हैं, जैसे कि हमारे नॉर्मल कोलिजन्स होते हैं। और उस कोलिजन के साथ जब भी वो टकराते हैं तो इंस्टेंटेनियसली आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ आ जाएंगे, और उन्होंने वो जो पैकेट के बारे में बात की, उन्होंने नाम दिया फोटॉन्स। वो जो पैकेट्स थे उसका उन्होंने नाम दिया फोटॉन्स। और हर फोटॉन के पास जो एनर्जी थी, उन्होंने कहा कि वो जो प्लैंक्स कांस्टेंट आपने सर बताया था ना 5 साल पहले, जिसके बारे में डिस्कवरी हुई थी 5 साल पहले, वही प्लैंक्स कांस्टेंट मैं यूज करना चाहता हूँ। ये आइंस्टाइन का स्टेटमेंट है कि वो जो फोटॉन्स आ रहे हैं, मतलब पार्टिकल्स की तरह जो चीजें आ रही हैं, वो एनर्जी जो अपने साथ कैरी कर रहे हैं, वो आप बोल सकते हैं एच टाइम्स ऑफ म्यू का ही एनर्जी कैरी कर रहे हैं, वेयर म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन दैट इज कमिंग आउट। जो लाइट रेडिएशन जिस भी फ्रीक्वेंसी से आ रही है उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर बात किया। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब उन्होंने बोला कि जो फोटॉन्स आ रहे हैं वो एक पर्टिकुलर एनर्जी लेकर आ रहे हैं, और वो जो एनर्जी होगा वो एच म्यू के जैसा होगा। अच्छा, समझ में आया? तो एच म्यू के जैसा होगा। तो अगर आप म्यू को बहुत छोटा कर दोगे ना सर, आइंस्टाइन ने बोला कि अगर आप म्यू को बहुत छोटा करते हो तो इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी चाहिए थी बाहर जाने के लिए, वो एनर्जी ही नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से एक फ्रीक्वेंसी के बाद आपको ऐसा देखने को मिल रहा है कि फोटो एमिशन रुक गया था। सेकंड जो यहाँ पर फेलियर हुआ था, क्या देखने को मिला था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट ऑकर्स इफ
द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट सोर्स इज बिलो अ सर्टेन वैल्यू। एक वैल्यू से छोटी कर देते हैं अगर फ्रीक्वेंसी को, तो क्या देखने को मिला कि आपका फोटो एमिशन हो नहीं रहा था। तो उसी चीज को एक्सप्लेन किया किसने, आइंस्टाइन ने, और उन्होंने कहा कि एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म पर आ रही है, और वो जो पैकेट्स के फॉर्म पर एनर्जी आ रही है वो फोटॉन्स का नाम दिया उन्होंने उसे, और वो जो फोटॉन्स है वो अपने साथ क्या एनर्जी कैरी कर रही है, h टाइम्स ऑफ म्यू। तो उन्होंने कहा कि अगर आप म्यू की वैल्यू अगर बहुत छोटी कर देते हो, म्यू की वैल्यू बहुत छोटी कर देते हो, तो परेशानी ही परेशानी है, आपका फोटो एमिशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। और वही एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट भी बता रहे थे। बट जब ये सारी बातें उन्होंने बताई तो कोई भी मानने को तैयार नहीं था, कोई भी इस चीज को मानने को तैयार नहीं था, बिकॉज लाइट को बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हमने देख लिए थे जो कि वेव बिहेवियर शो कर रहा था। और इस तरह की बातें लाइट के बारे में जो उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन ने की, वो कोई भी मानने को तैयार नहीं था। वहां पर चाहे जे थॉमसन की बात हो या फिर जितने भी साइंटिस्ट थे, आप बोल सकते हैं कि कोई भी वहां पर ये बात मानने को तैयार नहीं था। बट इनका जो कहना था वो रिजल्ट्स को तो अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा था। तो फिर कोई उनके ऑपोजिशन पे भी ये बात नहीं रख पा रहा था कि नहीं ये बात गलत है, बिकॉज ये रिजल्ट्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे थे इन सारी बातों से। और जो मैक्स प्लैंक के वो 5 साल पहले जो एक्सपेरिमेंट जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से रिजल्ट दिए थे वो भी प्रूफ हो चुका था। तो इस वजह से और लोगों को ये था कि क्या ये आइंस्टाइन की बातें सही तो नहीं है, ये तो हमें नहीं लगता कि ये बात सही है जो ये कहना चाह रहे हैं। बट फिर भी एक हार्डली वे पे उसे बोल नहीं पा रहे थे कि हाँ गलत है। तो फिर क्या होता है कि बहुत सारे लोग लग जाते हैं और अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं कि इस चीज को वो किसी तरह से गलत प्रूफ करते हैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस चीज को गलत प्रूफ करते हैं। बिकॉज इस स्टेटमेंट के बाद जो एल्बर्ट आइंस्टाइन था उनका क्रेज काफी बढ़ गया था, उनका चर्चा हर जगह हो गया था। बिकॉज एक काफी कॉम्प्लिकेटेड सा स्टोरी जो कि 3 साल पहले 1902 पर एक्सपेरिमेंट पर देखा गया था, वो 1905 में उसका एक्सप्लेनेशन ये एल्बर्ट आइंस्टाइन आकर दे रहे हैं। और 3 साल के बीच वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ट्राई की इसे एक्सप्लेन करने के लिए, बट वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे इन सारी चीज़ों को। बट इन्होंने आकर एक्सप्लेन किया। बट ये जो एक्सप्लेनेशन दिए वो बिल्कुल हटकर एक्सप्लेनेशन था जो कि कोई जल्दी मानने को तैयार नहीं था। तो चलिए देखते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कुछ क्लेम किया, उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या, ये कब क्लेम किया सर, ये कब क्लेम किया, ये 1905 में किया, ये 1905 की बात है। तो 1905 में उन्होंने बोला बेस्ड पार्टली ऑन द प्लैंक्स आइडियाज, प्लैंक के आइडिया पर डिपेंडेंट, पार्शियली डिपेंड होते हुए, पार्टली डिपेंडेंट होते हुए, आइंस्टाइन क्लेम्स दैट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइट हियर इज not continuously distributed over the wavefront, but instead it is concentrated in localized bundles or quanta which is known as photons here. उनका कहना वही था जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताने की कोशिश की। पहला स्टेटमेंट तो उनका ये था, पहला स्टेटमेंट उनका ये था। और फिर दूसरा भी उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा, बिकॉज बातें यहां पर हो रही थी इलेक्ट्रॉन्स जब बाहर निकल रहे हैं। बिकॉज मैंने अभी आपको वेव थ्योरी के बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन जब निकल रहे हैं, हिट कर रहा है और बाहर निकल रहे हैं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पर बहुत चर्चा थी। बिकॉज जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जा रहे हैं उसका स्टडी करना हमारे लिए ज्यादा आसान था इंस्टेड ऑफ अंदर क्या हुआ। तो इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर आ जा रहे हैं तो वो किस एनर्जी के साथ बाहर आ रहे हैं, ये चीज सोचना हमारे लिए, और इसके बारे में डिस्कशन बहुत अच्छा खासा बना हुआ था। बिकॉज वो हमें दिख रहा है और उसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। तो इस वजह से इनका सेकेंड स्टेटमेंट क्या था, इस थ्योरी को उन्होंने और कैसे समझाया। उन्होंने कहा कि जब आप किसी भी मेटालिक बॉडी पर जब रेडिएशंस गिरा रहे हो ना, तो उन्होंने कहा कि एक छोटा सा मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा जो कि उसको अपने बॉन्ड को तोड़ने के लिए और अंदर के कोलिजन वगैरह या फिर अंदर के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए एक मिनिमम एनर्जी एटलीस्ट चाहिए। वो मिनिमम एनर्जी अगर आप देते हो तो इलेक्ट्रॉन एमिशन पॉसिबल हो जाएगा, तब इलेक्ट्रॉन एमिशन होना पॉसिबल हो सकता है। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा बची हुई एनर्जी है,
एक्स्ट्रा बची हुई एनर्जी है, मतलब मान लो एक मिनिमम एनर्जी तो चाहिए ही था, बट उससे ज्यादा एनर्जी अगर आप फोटॉन्स के साथ गिरा रहे हो तो वो जो बची हुई एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म पे चली जाएगी। ये इनका कहना था कि एक मिनिमम एनर्जी चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जरूरी है, उस मिनिमम एनर्जी के बाद जितना भी एक्स्ट्रा एनर्जी आप दे रहे हो उस इलेक्ट्रॉन को वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म पे चला जाएगा। ये इनका सेकेंड इंपॉर्टेंट लाइन था और इस तरह से ये चीजों को एक्सप्लेन कर रहे थे। तो चलिए सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या कहा और इसके थ्रू क्या इक्वेशन हमने जनरेट किया वो देखेंगे। तो देखिएगा, इन आइंस्टाइन इंटरप्रिटेशंस अ फोटोइलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एनकाउंटर विद अ सिंगल फोटोन। तो उनका कहना यह था कि एक फोटोन को पार्टिकल की तरह देख रहे हैं और वो सिंगल फोटोन जाकर इलेक्ट्रॉन्स को हिट कर रहा है, एनकाउंटर हो रहा है, दोनों के बीच में कोलिजन हो रहा है और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ निकल रहा है। The entire energy of the photon is delivered instantly to a single photoelectron if the photo energy hf. What is hf? सर ये hf क्या आ गया? h mu, जो कि मैंने आपको बताया था कि एक फोटोन की जो एनर्जी है वो अभी हमने पहले ही बात कर ली है कि फोटोन की जो एनर्जी है वो इनके अकॉर्डिंग hf था या फिर h mu था। वो जो पैकेट्स एनर्जी के फॉर्म पर आ रहे हैं वो h म्यू की एनर्जी के साथ आ रहे हैं। तो इफ द फोटोन एनर्जी hf इज ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन। सर ये वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन वही है जो मैं आपको बोल रहा हूं कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की नीड थी ना, ये वही वर्क फंक्शन है। तो वर्क फंक्शन वही है जो कि अभी हम बात कर रहे थे कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। तो इनका कहना क्या है कि इफ द फोटॉन्स एनर्जी hf इज ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिलीज्ड। इफ द फोटोन एनर्जी इज स्मॉलर देन द वर्क फंक्शन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल नॉट ऑकर। ये इनका कहना था। बिल्कुल सही बात है, समझ में आया। This explanation thus accounts for the two failures of the wave theory. तो ये दो failures तो wave theory के बारे में, शुरू के दो points के बारे में तो failure उन्होंने बता दिया। दो points, एक intensity पर depend करता है और दूसरा frequency पर नहीं करता है, कोई भी frequency डाल दो। ये wave theory का कहना था, वो दो failure यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद The existence of the cut off frequency, मतलब सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो चाहिए थी उसी को कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। एंड द लैक ऑफ एनी मेजरेबल टाइम डिले, और बोल सकते हैं एक और भी चीज अपने को देखने को मिल गई। एक तो कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में उन्होंने बात नहीं की थी, किसी भी फ्रीक्वेंसी के बारे में बात नहीं की थी। एंड साथ में एक उन्होंने डिले के साथ चीज़ों को बताई थी, बट वो डिले भी यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है, वो भी एज अ पार्टिकल कोलिजन एनकाउंटर की तरह देख रहे हैं, इस वजह से डिले भी नहीं देखने को मिला। ये दोनों पॉइंट या फिर तीनों पॉइंट्स को उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, या फिर दो पॉइंट की तरह ही देखो। अभी इंटेंसिटी को साइड करते हैं कि इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको एक्सप्लेन अभी नहीं किया इन्होंने, बट हाँ ये बात जरूर कर दिया कि इसके ऊपर डिपेंड किस पे कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे कर रहा है। अच्छा, अब मैं आता हूं। अब उन्होंने क्या बोला, इफ द फोटॉन्स, अब देखिएगा ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब इनका कहना था इफ द फोटॉन्स एनर्जी hf एक्सीड द वर्क फंक्शन, मतलब अगर एक्स्ट्रा एनर्जी दे देंगे, the excess energy appears as the kinetic energy of the electrons। तो जो excess energy हमने दिया है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी दिया है, वो किस फॉर्म पे जाएगी? वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म पे चली जाएगी, वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म पे चली जाएगी। मतलब एक तरह से एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन इन्होंने लिखा है, एक तरह से एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन इन्होंने लिखा है। और वो कंजर्वेशन का एनर्जी क्या कंजर्वेशन है कि आपने जो एनर्जी दिया, आपने जो एनर्जी hf दिया, ये दो पार्ट में स्प्लिट हुआ। एक तो मिनिमम एनर्जी जो कि ओवरकम करने के लिए चाहिए थी फाई, और दूसरी जो बची हुई एनर्जी है वो के मैक्स के फॉर्म पे आ रही है। के मैक्स में अभी समझाऊंगा, मैक्स क्यों बोल रहा हूँ वो समझाऊंगा आगे। अभी स्टोरी सुनिए आप, और स्टोरी के साथ हर एक चीज को समझ लीजिए, फिर जो आगे की थ्योरी होगी वो बहुत जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज हम ये सारी चीजों को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो देखिएगा, अब देखिएगा मैं यहां से क्या लिखूंगा, के मैक्स की वैल्यू, फिर इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या लिखा कि जो के मैक्स है, जो बची हुई एनर्जी है, वो आपने जो एनर्जी दी थी माइनस क्या कर दिए, जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए थी। यही इनका कहना है। यह आइंस्टाइन का दूसरा इंपॉर्टेंट क्लेम था और इस चीज को उन्होंने ऐसा एक्सप्लेन किया।
कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया। अब जब इन्होंने इतनी सारी बातें कर दी तो सारे साइंटिस्ट इनके खिलाफ आ गए, इनके खिलाफ आ गए, और कोई भी नहीं चाहता था कि ये बात सही प्रूव हो। तो सब इसे गलत प्रूफ करने के लिए लग चुके थे, और सब अपने अपने नए नए एक्सपेरिमेंट सेटअप किया बहुत सारों ने, और इसे एक्सप्लेन करने के लिए, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसे गलत प्रूफ करने की कोशिश की। बिकॉज कोई भी तैयार नहीं था कि वेव को एज अ पार्टिकल देखने को, कोई भी तैयार नहीं था। बिकॉज जन्मों से वो क्या देखते आ रहे थे, जो भी एक्सपेरिमेंट्स चल रही थी, कि लाइट एज अ वेव ही बिहेव कर रहा है, तो कोई भी मानने को तैयार नहीं था। और बहुत सारे अच्छे खासे रेपुटेटेड साइंटिस्ट थे, एक्सपेरिमेंटलिस्ट थे, जो कि ये कोशिश कर रहे थे कि इन सारी चीज़ों को गलत प्रूफ करें, इन सारी चीज़ों को गलत प्रूफ करें। तो बहुत सारों ने एक्सपेरिमेंट किया, बट जो इन्होंने रिलेशन दिया था, ये जो रिलेशन दिया था, इसके आसपास बहुत सारे फैक्टर्स आ जा रहे थे जो कि ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो फिर अब गलत प्रूफ करने के लिए, बात को ध्यान से समझिएगा, अब इस चीज़ को गलत प्रूफ करने के लिए एक काफ़ी वेल नोन रेपुटेटेड एक्सपेरिमेंटलिस्ट, जिनका की नाम है, अगर ऐसा बोला जाए, जिनका नाम है, एक सेकेंड, रॉबर्ट मिलिकन, जिनका नाम है रॉबर्ट मिलिकन, ये कहानी पर आते हैं। क्या इनका नाम आपने कभी पहले सुना है? रॉबर्ट मिलिकन का नाम पहले कभी सुना है? नहीं सुने होंगे। तो इनका एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस हुआ था, और वो इसके जस्ट पहले हुआ था, मतलब अराउंड 1910 के बीच में, 1910 के बीच में क्या देखने को मिला, उन्होंने एक काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया, जिससे कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में बताई कि इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है। ये उन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पे बताया था, और इनका अच्छा खासा नाम था। मतलब जो भी केस सॉल्व नहीं होता था ना, वो इनके पास जाता था, ऐसा वाला हाल था। तो ये काफ़ी रेपुटेटेड, एक काफी ज्यादा रेपुटेटेड एक्सपेरिमेंटलिस्ट थे। तो ये एक्सपेरिमेंट पे बोल सकते हैं कि काफी ज्यादा प्रिसाइज रिजल्ट देते थे। हमेशा इनका कोशिश था कि एक बहुत प्रिसाइज रिजल्ट दें। ये वेल नोन फॉर हिज प्रिसाइज रिजल्ट्स। बहुत प्रिसाइज वे पे हर चीज़ को ये रिजल्ट्स एक्सपेरिमेंट करते हुए ये काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं रेपुटेटेड एक्सपेरिमेंटलिस्ट थे, और साथ में बहुत अच्छे डेटाज, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने सक्सेसफुल और एक्सप्लेन करके दिखाए थे। एक्सपेरिमेंट में ये माहिर थे, आप ऐसा सोच सकते हैं। तो अब ये रॉबर्ट मिलिकन, जो कि काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं रेपुटेटेड तो हैं, बट साथ में इनके अंदर अब आप समझ रहे हैं कि बहुत अच्छा खासा अगर कोई नाम है, अच्छा खासा कोई नाम है, और वो हमेशा से एक चीज़ को मानता हुआ आया है, अच्छा खासा नाम है और हमेशा से एक चीज़ मानता हुआ आया है, उस पर बहुत वर्क किया है, और अगर उसी वर्क को कोई गलत साबित कर दे या फिर कोई गलत बोल दे कि ऐसा नहीं है, इस तरह से कुछ नेचर होता है, तो फिर परेशानी तो होगी। तो इनको भी परेशानी हुई, और इन्होंने अब क्या बोला कि अब एक्सपेरिमेंट की बारी है, और चलिए अब एक्सपेरिमेंट करते हैं। इन्होंने माना कि हाँ, जो हो रहा है वो तो सही है कि ऐसा हो रहा है, एक्सपेरिमेंट दिखा रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक्सपेरिमेंट्स दिखा रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। बट जो आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया, उस एक्सप्लेनेशन के साथ ये खुश नहीं थे, और खुश नहीं होने की वजह से इन्होंने बोला कि अब 3 साल मैं 1912 पे इन्होंने अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को खत्म किया, मतलब सारी चीजें उसके डिस्क्लोज किए चीजों को। और इसके बाद अब इन्होंने कहा कि अब अगले 3 साल, देख लीजिए बात को ध्यान से समझिएगा, अगले 3 साल
मैं इस एक्सपेरिमेंट को देता हूं, अगले 3 साल में इस एक्सपेरिमेंट को देता हूं, और इस एक्सपेरिमेंट को वो 3 साल देने को तैयार थे कि अब बात होगी इस एक्सपेरिमेंट के बारे में, इसका रिजल्ट मैं डिस्क्लोज करके जितने अच्छे एक्सपेरिमेंटल सेटअप कर सकता हूं मैं कोशिश करूंगा कि उतनी अच्छी एक्सपेरिमेंटल सेटअप की जाए और बिल्कुल प्रिसाइज रिजल्ट दूं, जिससे कि आइंस्टाइन ने ये जो एच वेच की कहानी दी है ना, ये जो एच वगैरह की कहानी दी है, देखिएगा एक सेकेंड, तो ये जो एच वगैरह की कहानी दी है ना, कि ये एच इनके आइंस्टाइन की इक्वेशंस पर, ये जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है, इस इक्वेशन को जो उन्होंने पैकेट्स के फॉर्म पे चीजों को बताई हैं, उसे वो गलत प्रूफ करना चाहते, इस इक्वेशन को गलत प्रूफ करना चाहते थे। तो फिर इसके लिए वो लग गए, और इसके लिए वो लग गए, और अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, इसके लिए वो लग गए और अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उन्होंने क्या किया, एक सेटअप बनाया। अब इन्होंने एक सेटअप बनाया अपने, देखिएगा एक सेकंड, तो देखिए ऐसा कुछ सेटअप बनाया। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग सेटअप है उन्होंने, तो देखिएगा ये आर के, यहां पर अगर आपको दिख रहा होगा, आर के मिलिकन का ये सेटअप है। इस तरह से उन्होंने कुछ सेटअप किया। ये एक्सपेरिमेंट को करने के लिए उन्होंने इतना प्रिसाइज चीज़ों को रखने के लिए, बिकॉज बहुत सारी परेशानी आ रही थी और चीज़ों को हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, तो उसको बेहतर एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा सेटअप बनाया। और अब उन्होंने कोशिश किया कि यहाँ से अब ये लाइट डालने वाले हैं। अब देखिए इस सेटअप में उन्होंने क्या किया, इस सेटअप में यहाँ से वो अलग अलग रेडिएशंस के लाइट डाल रहे थे, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के। तो इनकी कोशिश क्या थी, पहले ये बता देता हूँ, एंड रिजल्ट क्या हुआ वो बाद की चीज़ है। इनकी कोशिश ये थी कि ये प्लॉट करें, किसके बीच, इनकी कोशिश थी कि ये प्लॉट करें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी के बीच। बिकॉज यहां से ये दिखा रहा है, इनका एक्सप्रेशन बोल रहा है, आइंस्टाइन का इक्वेशन ये बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी की अगर आप ग्राफ बनाओगे तो एक लीनियर रिलेशन ये बता रहे हैं अपने इसके हिसाब से। तो इनका कहना था कि एक लीनियर रिलेशन आना चाहिए, आइंस्टाइन का। तो एक स्ट्रेट लाइन आना चाहिए इनके हिसाब से, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक स्ट्रेट लाइन लीनियर रिलेशन आना चाहिए था ये। तो अब इन्होंने इसी कर्व को प्लॉट करने की कोशिश की, किसने, मिलिकन ने काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी के बीच में ये जो कर्व देखने को मिल रहा है, इसे ही प्लॉट करने की कोशिश की। तो देखिएगा वापस से सेटअप पर आते हैं। तो ये जो सेटअप इन्होंने बनाया, यहां से इन्होंने क्या डालने की कोशिश की, अलग अलग वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लाइट यहां से 1 बाय 1 डालने को शुरू किए। तो सर इसके एक्सपेरिमेंट के अंदर देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्होंने चीजों को इतना प्रिसाइज करने के लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम बनाया ना, कि इन्होंने यहां पर एक क्या कोशिश की कि बिल्कुल वैक्यूम रख दिए, कि यहाँ पर वो जो ग्रेविटी का इफेक्ट था, या फिर यहाँ पर इनके बीच में इलेक्ट्रॉन, जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं जिन्हें ये रीड करना चाहते हैं, उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स को ये चाहते थे कि उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे किसी का भी कोई फर्क ना पड़े, तो वैक्यूम ही कर दिया। इतना अच्छा सेटअप बनाया अपने स्टूडेंट्स के हेल्प से। इन्होंने कुछ स्टूडेंट्स का नाम भी मेंशन किया था कि इस सेटअप बनाने में उनका भी काफ़ी ज़्यादा योगदान है। तो अपने कुछ स्टूडेंट्स के हेल्प से इन्होंने यहाँ पर एक वैक्यूम पहले क्रिएट किया, और इसको ये बोल रहे थे कि ये आपका ये जो सेटअप बना है ना, वो एक तरह से वैक्यूम शॉप की तरह इसको वो प्रेडिक्ट कर रहे थे, और बोल सकते हैं इसका नाम उन्होंने रखा था, वो बात की चीज़ है। अभी आप देखिए कि ये जो वैक्यूम इन्होंने क्रिएट किया, साथ में इसमें और क्या किया इन्होंने 3 मटेरियल लगाए, 3 मेटल्स लगाए हैं, 1, 2 एंड 3। तीनों मेटल के साथ टेस्ट करना चाहते थे ये। तो ये 3 मेटल उन्होंने क्या क्या रखा, एक तो रखे लिथियम, एक इन्होंने रखा सोडियम,
और एक इन्होंने रखा पोटेशियम। तो ये 3 डिफरेंट मेटल्स यहाँ पर इन्होंने लगा के रखे हैं। साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगा कर रखे हैं, साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगा कर रखे हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो प्रीवियस और लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट कोशिश की थी करने के लिए, तो उन्होंने बताया कि जब ये लाइट इसमें पड़ता है ना, जब लाइट इसमें पड़ता है तो वो जो मेटल है उसमें जंग लग जाती है, और बहुत जल्दी से लग जाती है। तो अब ये वैक्यूम वगैरह तो क्रिएट कर दिए थे, अब इस जंग के साथ कैसे कहानी ठीक करें? इस मेटल पे तुरंत जंग लग जाती है, तो इस वजह से उन्होंने यहाँ पर ब्लेड लगाया, और इस ब्लेड के साथ उन्होंने 3 साल लिया इस एक्सपेरिमेंट के लिए, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए उसको स्क्रैच करते थे कि उसका जो रस्ट है वो हटा दिया जाए। स्क्रैच करते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज लिया उन्होंने, जिससे कि इसे रोटेट कर पाए। रोटेट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का हेल्प लिया। साथ में ये जो ब्लेड लगाया हुआ है इससे स्क्रैच करने की कोशिश की, वो जो जंग लग रहे थे उसे स्क्रैच आउट करने के लिए कोशिश की, और अलग अलग मेटल्स के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो देख सकते हैं ये कितना खतरनाक सा सेटअप है। तो ये उनका सेटअप था, और ये उनका सेटअप था। अब इस सेटअप के बाद की चीजें समझिएगा, तो ये जब सेटअप के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जब एक्सपेरिमेंट किया तो देखिएगा एक और इंपॉर्टेंट चीज आई इसमें, कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे नापे, ये भी सोचने वाली बात थी कि ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे नापे। तो इन्होंने आइडिया लिया एनर्जी कंजर्वेशन का, हेल्प लिया एनर्जी कंजर्वेशन का, बिकॉज इन्होंने सारी चीज़ों को हटा दिया था अंदर से, तो एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पर उनके लिए वैलिड था। तो इन्होंने क्या आइडिया लिया और क्या कोशिश की, जैसे कि आप नॉर्मल किस स्पीड से एक बॉल को फेंका गया है, वो अगर आपको निकालना है तो आप बोल सकते हो कि वो ग्रेविटी में किस हाइट पर जाकर रुकेगा, उसके थ्रू आप पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो ना। जो भी काइनेटिक था उसको पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू निकाल ली है कि किस वेलोसिटी से आ रही है। तो वैसा ही कुछ इन्होंने आइडिया लिया, कि अब इन्होंने क्या बोला कि जो काइनेटिक एनर्जी के साथ निकल रहे हैं ना, इसको हम एक ऑपोजिट फील्ड लगा देते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को ऑपोजिशन देते हैं। तो ऑपोजिशन जब देंगे तो वो जो फील्ड है, ये जो इसके पास काइनेटिक एनर्जी था, उस काइनेटिक एनर्जी को कम करेगा। तो वो काइनेटिक एनर्जी जाएगा किस में? पोटेंशियल एनर्जी पे जाएगा। उस चार्ज के पास पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, और वो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? पोटेंशियल एनर्जी E/V के इक्वल होगा, जो भी वोल्टेज के साथ आपने एक्सेलरेट किया है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को V वोल्ट से एक्सेलरेट करते हैं तो आता उसके पास जो भी वर्क हुआ है, उस पे जो भी वर्क किया जा रहा है, वो एक तरह से बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी उसका हमने बढ़ाया, और वो जो वर्क है वो एक काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म पे चला जा रही है। मतलब अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम जैसा देखें कि वर्क डन बाय द फील्ड विच इज अ कंजर्वेटिव काइंड ऑफ फील्ड, तो कंजर्वेटिव फील्ड का जो वर्क होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होना चाहिए। तो जो भी यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्क किया गया है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के है, मतलब जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी उसमें कुछ गेन आया होगा अगर वर्क पॉजिटिव है, और अगर वर्क नेगेटिव है तो उतनी काइनेटिक एनर्जी ही लॉस हुई होगी। बात समझ रहे हैं? तो ये जो वर्क हुआ है वो E/V का है, इस पे वो E/V का है। तो इस आइडिया के साथ इन्होंने आगे किया। तो अब इस सेटअप को देखने के लिए देखिए क्या हुआ। ये इस तरह का उन्होंने को सेटअप लगाया, और अब देखिएगा ये जो पॉजिटिव दिख रहा है ना, अब इसे पॉजिटिव नहीं रखा इन्होंने क्या बोला कि अब इसे नेगेटिव करो यार, तो यहां पर इन्होंने इस प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल किया और इस प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल किया। मतलब क्या बोल रहा हूं कि यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के साथ, और यहां पर बोल सकते हैं आप नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के साथ चीज़ों को लगाए। अच्छा, एक बार मैं इसको वापस से आपको बनाकर दिखाता हूँ बैटरी कैसे, बिकॉज हमें पता है कि अगर ऐसा होगा तो फील्ड कैसा बनेगा सर? प्लेट्स के बीच में फील्ड ऐसा बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन्स जो निकले हैं उस पर फोर्स कैसा लगेगा?
क्यू ई का फोर्स पीछे लगेगा, सही है। क्यू ई का फोर्स पीछे लगने वाला है इलेक्ट्रॉन्स पे, और इस वजह से इन्होंने क्या देखा, साथ में से इन्होंने ये बैटरी तो जोड़ा ही है, मैं वो दिखा नहीं रहा हूँ फिगर में, बट साथ में इन्होंने इसे एक एमिटर के साथ भी जोड़कर रखा था। बैटरी तो जुड़ा ही है, वो बात ठीक है, बट साथ में यहाँ पर एक एमिटर के साथ भी जोड़कर रखा था। और साथ में मान लो बैटरी के साथ यहाँ पर दिखा दो कि बैटरी भी जुड़ा हुआ है इसमें, ये बैटरी भी जुड़ा हुआ है, और बैटरी के अक्रॉस आप अलग अलग वोल्ट मीटर लगाए हैं, अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस का। यहाँ पर मैं वैसा एक एरो बना देता हूँ जिससे कि मैं ये वेरिएबल वोल्टेज यूज़ कर रहा हूँ, अलग अलग वेरिएबल वोल्टेज यूज़ कर रहे हैं, और उस वोल्टेज को वोल्ट मीटर के थ्रू मेज़र भी कर रहा हूँ। ये जो वोल्ट मीटर भी है ना, वो बिल्कुल बोल सकते हैं रेपुटेटेड कंपनी से उन्होंने वहाँ पर स्पेशली बनवाया था कि मुझे बहुत प्रिसाइज चीज़ें चाहिए, तो बिल्कुल रेपुटेटेड कंपनी से उन्होंने एक ये वोल्ट मीटर और एमीटर के बारे में, इसके बारे में जिक्र बाद में हुआ था कि बिल्कुल अलग लेवल का उन्होंने वोल्ट मीटर प्रिसीजन के साथ भी बनाने की कोशिश करवाई थी, और उस वोल्ट मीटर को यहाँ पर यूज़ किया था, साथ में एमीटर को यूज़ किया है जो कि करंट मेजर कर रहा है। करंट क्यों आ रहा था? बिकॉज जब इस पे फोटॉन्स गिर रहे थे तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे थे, और ये इलेक्ट्रॉन्स जब इलेक्ट्रॉन्स कुछ एनर्जी के साथ आ रहे थे, तो अगर मैं यहाँ पर कोई बैटरी नहीं लगाता, ये जो ऊपर बैटरी लगाया हूँ अगर ये नहीं लगाता, तो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके इधर आते कुछ इलेक्ट्रॉन्स, और वो यहाँ पर करंट के लिए कंट्रीब्यूट करते, वो इस सर्किट में करंट के लिए कंट्रीब्यूट करते। तो इस पे आपको एक करंट देखने को मिल रहा था, इलेक्ट्रॉन्स जिस भी डायरेक्शन पे जा रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पर आपको करंट देखने को मिल रहा होगा। तो एमीटर आपको यहाँ पर एक करंट की रीडिंग शो कर रहा था, सही बात है। बट जैसे जैसे मैंने वोल्टेज बढ़ाने की कोशिश की तो मैंने क्या देखा, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स अभी हम आगे अच्छी तरह से इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, बट चैप्टर के अंदर इतना ही है, जो मैं आपको स्टोरी के साथ बता दे रहा हूँ वही है इस चैप्टर के अंदर। इस वजह से ध्यान से सुनिएगा, ये जो भी कर रहे हैं अपन वो आगे की थ्योरी को आसान कर रहे हैं, और बहुत सारा टाइम नहीं लेंगे, अराउंड 20 to 25 मिनट में सारी थ्योरी लिखा दूंगा इस स्टोरी के साथ। तो ये स्टोरी भी एक तरह से थ्योरी है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो इन्होंने यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगाया, इस वोल्ट मीटर की मदद से क्या हुआ, पीछे की तरफ इन्होंने एक फोर्स लगाना शुरू किया, और हमने क्या बोला कि अगर ये v वोल्ट से एक्सेलरेट कराया गया है, डिसेलरेट कराया गया है, तो इतना लॉस इन पोटेंशियल आ रहा होगा, सॉरी लॉस इन काइनेटिक आ रहा होगा। आई होप ये बात समझ रहे हैं आप, इतनी काइनेटिक एनर्जी की E इंटू वी की लॉस इन काइनेटिक एनर्जी देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारे जैसे जैसे हम इस V को बढ़ाते गए, क्या देखने को मिला, एमीटर की जो रीडिंग है ये कम होती गई। क्या देखने को मिला कि एमीटर की जो रीडिंग है ये ड्रॉप होती गई, और एक ऐसा वोल्टेज आया जब हमें क्या देखने को मिला कि जो एमीटर की रीडिंग थी वो जीरो हो गई। एमीटर की रीडिंग एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे एमीटर की रीडिंग जीरो हो गई। तो जैसे ही एमीटर की रीडिंग जीरो हुई ना, उस वक्त होने वाले वोल्टेज को इन्होंने देख लिया कि वो वोल्टेज क्या है, उसका नाम इन्होंने दे दिया, मान लो V0, उसका नाम इन्होंने दे दिया V0। तो फिर अब यहां से E इंटू वी नॉट इज इक्वल्स टू, इन्होंने क्या रिपोर्ट किया, के मैक्स। क्यों? बिकॉज V0 वोल्टेज वो वोल्टेज था जहां पर सबसे तेज चलने वाला इलेक्ट्रॉन भी रुक गया है, जो सबसे तेज एनर्जी के साथ आ रहा था, बिकॉज लगातार करंट तो ड्रॉप हुआ था, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स रुक रहे थे, जो उधर जाने की कोशिश कर रहे थे उसको अपोज करते हुए रोक लिया जा रहा था, बट फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास ज्यादा एनर्जी थी, तो उस ऑपोजिशन को ओवरकम करते हुए ये करंट के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे थे। बट जैसे ही करंट जीरो हुआ, मतलब जो सबसे तेज चलने वाला इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी भी आपने पूरी तरह से लॉस कर दी है, तो उसकी जो एनर्जी लॉस हुई ये E इंटू वी, वही हम बोल सकते हैं कि वही इसके पास वही इलेक्ट्रॉन था जो कि सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लेकर रखा हुआ था। तो ये जो वोल्टेज इन्होंने लेकर चला, तो इस अलग अलग वोल्टेज के साथ इन्होंने के मैक्स के साथ चीजों को देखा। आई होप ये बात आप समझ रहे हैं। और जब ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने यहाँ पे लिखा, तो फिर आइंस्टाइन के इक्वेशन पर वो ये वापस से आ गए, और आइंस्टाइन की इक्वेशन के हिसाब से इन्होंने लिखा था कि के मैक्स इज इक्वल्स टू एच म्यू या फिर एच एफ टाइम्स ऑफ फाई, ये के मैक्स है। तो फिर यहाँ से
ये जो के मैक्स है, इस के मैक्स को इन्होंने क्या लिखा, वी नॉट ई से डिवाइड कर दिए, ई को इधर भेज दिए, एफ माइनस 5 टाइम्स ऑफ ई। तो ऐसा एक एक्सप्रेशन बना लिए, ऐसा एक्सप्रेशन बना लिए। और अलग अलग वोल्टेज, अलग अलग वी नॉट के लिए, अलग अलग मटेरियल, अलग अलग वी नॉट के लिए, बिकॉज फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज कर रहे थे, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज कर रहे थे तो वी नॉट की वैल्यू भी चेंज कर रही थी। तो इन्होंने अलग अलग एफ के लिए, तो एक तरह से ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के साथ ही ग्राफ बना रहे हैं, ये बात आप समझ रहे होंगे, उसी को वी नॉट के टर्म्स में लिख दिया है। तो इन्होंने काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और एफ के बीच में ग्राफ ना बनाते हुए इन्होंने वी नॉट और एफ के बीच में ग्राफ बनाने की कोशिश की। मतलब ग्राफ क्या बनाने की कोशिश की, उन्होंने फ्रीक्वेंसी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली और उस पे उन्होंने अलग अलग वी नॉट रिपोर्ट किया। तो आइंस्टाइन के हिसाब से वो एक लीनियर कर्व आना चाहिए और उस लीनियर कर्व का स्लोप ये होना चाहिए, उस लीनियर कर्व का स्लोप ये होना चाहिए, ये आइंस्टाइन का कहना था। बिकॉज आइंस्टाइन के फॉर्मूले में पुट करके उन्होंने हल्का सा मॉडिफिकेशन किया, तो उसके हिसाब से क्या बनना चाहिए था कि ये बनना चाहिए था, उसका स्लोप ये होना चाहिए था। ये आइंस्टाइन का कहना है कि आप जब वी नॉट अलग अलग फ्रीक्वेंसी की जब लाइट डालोगे वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे, तो आपको जब अलग अलग वी नॉट उसके लिए लगना चाहिए, बिकॉज अलग अलग फ्रीक्वेंसी, आइंस्टाइन के हिसाब से अलग अलग फ्रीक्वेंसी की जब लाइट डालोगे तो के मैक्स अलग अलग होगा। बिकॉज हमने बताया था कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की डालोगे उतनी ज़्यादा एनर्जी के साथ डाल रहे हो, तो बची हुई एनर्जी उतनी ज़्यादा है, तो के मैक्स भी उतनी ज़्यादा है। ये आइंस्टाइन का कहना था कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की डालोगे उतनी ज़्यादा एनर्जी के साथ फोटोन आ रही है, तो मिनिमम एनर्जी तो उतनी ही है, बट एक्स्ट्रा एनर्जी जो आप दे रहे हो वो काइनेटिक एनर्जी पे जा रही है। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वही काइनेटिक एनर्जी है। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बढ़ाकर भेजोगे, तो इनका कहना था आइंस्टाइन का कि आपकी वो जो वैल्यू है के मैक्स की वो भी ज़्यादा होगी। और कैसे ज़्यादा होगी, लीनियरली बढ़ेगी, वो उनका कहना था। तो मिल्टन ने अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वी नॉट के साथ काम किया, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे उन्होंने वी नॉट के साथ काम किया। और देखिए, आप देखिए कि उन्होंने क्या प्लॉट किया। उन्होंने प्लॉट किया कुछ ऐसा, और ये प्लॉट करने के बाद आप इनका फ्रस्ट्रेशन समझ सकते हैं, आप इनका फ्रस्ट्रेशन समझ सकते हैं। बिकॉज इतनी मेहनत, 3 साल की मेहनत उन्होंने की इस चीज़ को गलत प्रूफ करने के लिए, एंड एट द एंड जब सारी चीज़ें उन्होंने सेट की, सारी चीज़ों को हटाई, जो भी फैक्टर गलत प्रूफ, जो भी फैक्टर हमारे एक्सपेरिमेंट को गलत कर सकते थे, सब चीज़ ठीक करने की कोशिश की। बट एट द एंड जब उन्होंने प्लॉट किया तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ गया, ये एक स्ट्रेट लाइन आ गया। तो अब इनकी फ्रस्ट्रेशन को आप समझ सकते हैं। और ये जब स्ट्रेट लाइन आ गया तो अब इन्होंने स्ट्रेट लाइन का स्लोप मेजर किया। अब इन्होंने इस स्ट्रेट लाइन का एक स्लोप मेजर किया। तो जब इन्होंने स्लोप मेजर किया, और स्लोप को अगर आप देखें तो आइंस्टाइन के हिसाब से जो स्लोप थी, आइंस्टाइन के हिसाब से ये जो ग्राफ की स्लोप होनी थी h/e होनी थी। मतलब स्लोप को अगर वो e से मल्टीप्लाई करते, स्लोप को अगर e से मल्टीप्लाई करते तो उनको प्लैंक्स कांस्टेंट जैसा कुछ मिलना चाहिए था। किसे? मिल्टन को। तो उस हिसाब से उन्होंने जब इस ग्राफ का स्लोप मेजर किया और उस स्लोप को इन्होंने e से मल्टीप्लाई किया, तो जो वैल्यू आई वो चौंका देने वाली थी। बिकॉज वो अराउंड जो आपकी वैल्यू आती है प्लैंक्स कांस्टेंट की 6.6 इंटू 10⁻⁻30, इनका शायद 6.54 अराउंड ऐसा कुछ आ रहा था, इंटू 10⁻34 ऐसी वैल्यू आई। तो फिर यहां पर आप समझ सकते हैं कि इन्हें कितनी परेशानी हुई। बट इन्होंने भी ऐसा नहीं कि इनके ऑपोजिशन में कुछ चीजें बोली जा रही है, बिकॉज ये जिस लेवल के आदमी थे, हम यहाँ पर कुछ नहीं होते उन्हें कमेंट करने वाले, ये बात आपको भी समझ में आ रहा है। बिकॉज इस लेवल का इतने प्रिसीजन के साथ इतने बड़े एक्सपेरिमेंट को कर देना, ये भी किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। बट इनका लॉजिक जो था,
वो ठीक है, वो ह्यूमन बिहेवियर है एक तरह से आप बोल सकते हैं। उस ह्यूमन बिहेवियर के नेचर के हिसाब से ये गलत प्रूफ करना चाहते थे, बट एट लास्ट ये खुद गलत प्रूफ हो गए। बट फिर भी उन्होंने एक बहुत बड़ा इन्वेंशन किया और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी वहाँ पर जाकर स्टैब्लिश हो गई। और 1916 पे, 4 साल बाद 1916 पे इन्होंने ये प्लॉट रिवील किया। और ये प्लॉट इन्होंने लिथियम